हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया है तो हमें oogenesis भी डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि बिना oogenesis के मेंस्ट्रुअल साइकिल को को रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लेट्स स्टार्ट द oogenesis. What is oogenesis? What do you mean by oogenesis? So oo means the egg and genesis means the formation. तो egg का formation हम लोग पढ़ेंगे, वो oogenesis होता है. एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लाइन है वही ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis एंड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. तो इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो टोटली डिफरेंट है एग के फॉर्मेशन से, क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, जबकि एग का जो फॉर्मेशन है oogenesis है ये जन्म के पहले ही, फीमेल बेबी जब जन्म लेने वाली होती है उससे पहले ही, यानी कि जब वो माँ के यूटेरस में होती है उस टाइम पे ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे ऊगोनिया बनकर रेडी हो जाते हैं. तो कोई भी ऊगोनिया बर्थ के बाद नहीं बनता. और ऊगोनिया मतलब क्या? गोनिया मतलब जो फॉर्म करेगा जर्म सेल या मदर सेल. तो ऊगोनिया अल्टीमेटली मियोसिस से एग को या फिर सेकेंडरी oocyte को या फिर ओवम को जन्म देगा आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस 2. बट जितना भी ऊगोनिया है वो जन्म के पहले बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा. यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो. oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जहां पे अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स, ऊगोनिया का नंबर दिया हुआ है, इन ईच फीटल ओवरी, यानी कि एक ओवरी में आपको लगभग एक कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल ऊगोनिया आपको अ मिलियन देखने को मिलेगा. नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऊगोनिया अब दोबारा कभी नहीं बनेगा जन्म होने के बाद. और जब भी एग को रिलीज करना होगा तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक ऊगोनिया बड़े होके एग को जन्म देगा, फॉर्म करेगा. कभी कभी किसी किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक से ज्यादा ऊगोनिया डेवलप होके ओवा को प्रोड्यूस कर सकता है. तो उस केस में क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोनों ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा, जिसमें नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का बर्थ होगा, क्योंकि अलग अलग एग जो है वो फर्टिलाइज हो रहे हैं. लेकिन अगर एक ही एक फर्टिलाइज होकर फिर वो टूट के दो अलग अलग जाइगोट या एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट नहीं एम्ब्रियो, तो उस केस में क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट. तो ये आगे की बात है. और हमें ये भी जानना है कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मान लो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल लेफ्ट साइड वाली ओवरी ने एग को सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में राइट वाली ओवरी ने सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा, है ना. तो अल्टरनेट ओवरी जो है हर एक महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो एग रिलीज करता है. एक फीमेल अपने लाइफ टाइम में, लाइक प्यूबर्टी से लेके 40 to 50 ईयर्स तक के एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहती है, यानी शी इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. तो उस उतने दिन को अगर हम काउंट कर ले, उतने महीने को काउंट कर ले, तो लगभग 400 महीने या 450 महीने जो है वो सेक्सुअली एक्टिव रहती है, एग्स को हर महीने रिलीज करती है. यानी कि एक फीमेल अपने लाइफ में 400 to 450 ही एग्स जो है वो ओव्यूलेट करती है. तो सवाल यह है कि जब वो पैदा हो रही है तब तो मिलियंस ऑफ एग्स, एक मदर सेल ऊगोनिया हर एक ओवरी में है, तो फिर वो खाली 400 से 450 ही क्यों करती है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी वो जन्म ले रही होती है उस टाइम पे उसका जो उगोनिया है वो सेल डिवीजन के एक फेज में जाके अरेस्ट हो जाता है. और जब वो अरेस्ट हो जाता है और तब से प्यूबर्टी तक वो उसी स्टेज में अरेस्टेड रहता है, तो बहुत सारे जो मदर सेल्स हैं उगोनिया, वो उस टाइम पे मर जाते हैं. तो जब वो पैदा हो रही है तब तो मिलियंस ऑफ उगोनिया उसके हर एक ओवरी में है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी तक आ रही है तब लगभग 60,000 से लेकर 80,000 ही ओगोनिया जो है हर एक ओवरी में बचे रहते हैं. कहाँ हर एक ओवरी में मिलियंस थे और अब वो 60 to 80,000 ही बच गए, राइट. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से लगभग 60 to 80,000 ओगोनिया में से खाली दोनों ओवरी का मिला दे तो दोनों ओवरी से जो है वो खाली 400 से 450 ही एक्स बाहर निकलते हैं. बाकी के सारे उगोनिया जो बहुत सारे थाउजेंड में बच गए उनका कोई भी रोल नहीं है, वो जैसे आए वैसे वो मर भी जाएंगे. ओके. So let's come back to the NCERT. No more oogonia are formed and added after the birth, and these cells start divisions. Which cells? The oogonia. After all, gonia मतलब mother cells, right? So these cells start division and enter into the prophase one of the meiotic division. As you know, meiosis जो है वो totally दो पार्ट में हम उसको तोड़ सकते हैं, एक meiosis 1 और एक meiosis 2. meiosis 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है, और meiosis 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, उसमें कांस्टेंट रहता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, राइट. तो हमको ये जानना है कि जब कोई भी फीमेल बेबी पैदा हो रही है तो उसका oogon या सेल डिवीजन के किस स्टेज में आके अरेस्ट हो गया, आपको जानना है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में, राइट. और उसमें वो टेम्पोरली स्टेज अरेस्टेड हो जाता है उस स्टेज पे, और जब तक वो प्यूबर्टी पे नहीं आती तब तक इसी स्टेज में वो अरेस्टेड रहता है.
जिसको उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte. So what is a primary oocyte? Primary oocyte is the name of the oogonia which is arrested in the meiosis 1. Right. Now each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells और इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल. आप सब जानते हो कि हमारे ओवरी में जो है फॉलिकल्स पाए जाते हैं. राइट. कोई भी जो है oogonia जो है या फिर कोई भी oocyte जो आपको अकेला नहीं मिलेगा. ओवरी में जो है वो उगोनिया भी होता है और स्ट्रोमल सेल्स भी होते हैं. राइट. तो जो भी स्ट्रोमल सेल्स होते हैं वो आपके जो उगोनिया है या oocyte उसको घेर लेते हैं ताकि वो फॉलिकल्स बन जाए. तो आपको यही जानना है. खूब एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलिकल्स, लाइक प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल. यही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है. स्टूडेंट्स को डाउट भी इसी में रहता है. राइट. तो ईच प्राइमरी फॉलिकल जो कि जब वो पैदा हुई तो वो प्राइमरी फॉलिकल अपने ओवरी में लेके पैदा हुई थी. प्राइमरी फॉलिकल मतलब क्या है? प्राइमरी फॉलिकल मतलब एक ऐसा झुंड सेल का जिसमें स्ट्रोमल सेल्स ने या ग्रैनुलोसा सेल ने एक प्राइमरी oocyte को घेर के रखा हुआ है. वो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में अरेस्टेड है. सेल डिवीजन के मियोसिस 1 में अरेस्टेड है. अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी. मैंने आपको बताया कि जो हर एक ओवरी में मिलियंस ऑफ उगोनिया था, अब जाके वो प्यूबर्टी पे, एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 ही जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर आप कह सकते हो कि उगोनिया या फिर आप कह सकते हो कि प्राइमरी oocyte आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. है ना. उगोनिया नहीं कह सकते क्योंकि उगोनिया तो एक्चुअली में जन्म से पहले ही प्राइमरी oocyte में आके अरेस्ट हो चुका है ना. ठीक है. तो हम oocyte प्राइमरी oocyte कह सकते हैं बट अल्टीमेटली बना तो वो उगोनिया सही है. तो इसलिए हम उगोनिया भी लाइक इनडायरेक्टली कह सकते हैं बट टेक्निकली वो सही नहीं होगा. द प्राइमरी फॉलिकल्स देन गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. और ऐसे ही बार बार ग्रैनुलोसा सेल जब और उसको सराउंड करते जाएंगे तो फॉलिकल का साइज और बढ़ते जाएगा. तो यही जो है अलग अलग नाम हमने फॉलिकल का रख दिया कि एक छोटा सा फॉलिकल जिसमें खाली प्राइमरी oocyte बीच में और थोड़े से ग्रैनुलोसा सेल्स हैं बाहर में, उसको हमने प्राइमरी फॉलिकल कह दिया. और ग्रैनुलोसा सेल उस पर आ जाएंगे तो हमने उसको सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया जिसमें ग्रैनुलोसा सेल के बाहर आपको एक थीका का लेयर भी देखने को मिलेगा. राइट. और जब वो थीका का जो भी आपको ये सेकेंडरी फॉलिकल में दिखा, अब अगर वो थीका का लेयर डिवाइड हो जाए फर्दर दो लेयर्स में, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, तो हम उसको एक टर्शियरी फॉलिकल कह देते हैं. और खाली टर्शियरी और सेकेंडरी में खाली थीका का अंतर नहीं है बल्कि हमको टर्शियरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको हम एंट्रम बोलते हैं वो भी देखने को मिलता है जो हमको सेकेंडरी फॉलिकल में देखने को नहीं मिलता है. राइट. तो ये सारी चीजें हमें जाननी है. राइट. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओके. Now the primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cell and the new theca, and this is known as the secondary follicle. तो क्या आपको याद रखना है? सेकेंडरी फॉलिकल में आपको थीका भी देखने को मिलेगा और वो साइज में बड़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल से, जबकि प्राइमरी फॉलिकल छोटा होगा, कोई भी थीका देखने को नहीं मिलेगा. Now the secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity which is known as antrum. This is the difference between the secondary and the tertiary follicle. And the theca layer is also organized into theca externa and theca interna. Right. प्राइमरी फॉलिकल में कोई थीका नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल में थीका है और थोड़ा बड़ा है साइज में प्राइमरी फॉलिकल से. टर्शियरी फॉलिकल में थीका का दो अलग अलग डिफरेंशिएट हो गया, थीका, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी है. राइट. ओके. Now it is important to draw your attention that at this particular stage tertiary follicle में, हाँ एक और important बात है कि प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में oocyte जो है वो प्राइमरी oocyte कहलाता है. लेकिन जैसे टर्शियरी फॉलिकल बन गया, बनने के बाद टर्शियरी फॉलिकल के बनने के बाद प्राइमरी oocyte जो मियोसिस 1 में अटका हुआ था, हॉल्टेड था, अब वो जो है अपना सेल डिवीजन फर्दर कंटिन्यू करेगा ताकि वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाए. दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में किस पर्टिकुलर फॉलिकल में जाके कन्वर्ट होता है. तो योर आंसर विल बी टर्शियरी फॉलिकल में वो कन्वर्ट होता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल दैट ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोसिस, मियोटिक डिवीजन. वो मियोसिस उसने यहाँ पे आके कंप्लीट कर लिया जो उसने जन्म से पहले ही, जिसमें वो रुक चुका था, अरेस्ट हो चुका था और पूरा जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक वो उसी में अटका हुआ था. अब वो प्यूबर्टी पे जाके जो है वो अपना मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा. लेकिन अभी भी उसने पूरी अच्छी तरीके से ओवा नहीं बनाने में वो कैपेबल है क्योंकि जब तक वो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा वो ओवा नहीं बन सकता है. और आप जानते हो कि मियोसिस 1 जो है उसमें क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है. जो उगोनिया था उसमें 46 क्रोमोसोम था, प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोसोम था. लेकिन अब पहली बार प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ है और ये हैप्लॉइड होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम है. दिस इज एन अनइक्वल डिवीजन लीडिंग टू रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड इट्स टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. अब हम जो है जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि स्पर्म्स जो हैं, जितने भी 4 स्पर्म्स बनते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से, वो चारों स्पर्म का साइज बिल्कुल भी सेम रहता है. राइट. लेकिन एक के फॉर्मेशन में हमेशा देखने को नहीं मिलता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
एग जो है वो काफी सारे साइटोप्लाज्म को अपने में स्टोर करके रखती है, ताकि जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो आपके एम्प्यूला में, एम्प्यूला से जब तक वो इम्प्लांट ना हो जाए तब तक उसमें इतना फूड रिजर्व रहे कि वो जो है सक्सेसफुली जिंदा रह सके। जबकि स्पर्म को ऐसा कुछ नहीं, स्पर्म को खाली अपना इतना 3 दिन जिंदा रहना है बस, और अपना न्यूक्लियस बस ओवा में जाके उसको फ्यूज कर देना है, ताकि जो है वो एक सेल, एक जाइगोट डिप्लॉयड बन सके, बस इतना ही काम है। अदरवाइज जो है ऊगोनिया को अच्छे से, आई मीन ऊगोनिया नहीं, आपके सेकेंडरी oocyte को जो कि मियोसिस से बन रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म अपने अंदर रखना है, ताकि वो जिंदा रह सके जब तक वो इम्प्लांट ना हो सके, थोड़ा डेवलप ना हो सके, जब तक वो ब्लास्टोसिस्ट ना बन जाए, राइट। तो चलिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मियोसिस होता है ऊगोनिया में बहुत ही अनइक्वल डिवीजन होता है। एक सेल तो बहुत बड़ा बन जाता है और दूसरा सेल बहुत छोटा बन जाता है, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो फर्दर मियोसिस 2 में जाता भी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी आपको 2 देखने को मिलेंगे, मियोसिस 1 के लास्ट में आपको फर्स्ट पोलर बॉडी, और मियोसिस 2 के लास्ट में आपको सेकंड पोलर बॉडी देखने को मिलेगा। तो मियोसिस 1 के लास्ट में जो फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है वो भी हैप्लॉइड है, और मियोसिस 2 के लास्ट में जो वो भी हैप्लॉइड है, राइट। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट मियोसिस इज अनइक्वल डिवीजन विच इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। The secondary oocytes retains a bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte। तो आपको इसका एडवांटेज समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया है ना। जो सेकेंडरी oocyte बना उसने सारा साइटोप्लाज्म जो है वो पोलर बॉडी से क्यों खींच लिया और पोलर बॉडी को इतना छोटा क्यों बना दिया। Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? मैक्सिमम केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डीजेनरेट हो जाता है, किसी किसी केसेस में वो फर्दर मियोसिस 2 भी शो करता है, पर फायदा क्या है मियोसिस 2 उसको करने का, राइट। उसमें तो साइटोप्लाज्म है नहीं कि वो फर्टिलाइज होके भी जो है वो डेवलप हो सके, एक सक्सेसफुल बेबी को बड़ा कर सके, तो इसका कोई रोल नहीं है, राइट। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शियरी फॉलिकल, यस, अब जो भी टर्शियरी फॉलिकल उसमें क्या है, हमारा सेकेंडरी oocyte है जो कि हैप्लॉइड है। तो अब क्या करना है, उस सेकेंडरी oocyte को फिर से मियोसिस 2 में जाके एक जो है वो क्या करना है आपको, ओवा बनाना है, राइट। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, अब जो है मियोसिस 2 यानी कि भी रुक चुका है। मतलब फिर से सुनिए, आप जब जन्म ले रहे थे उस टाइम पे आपका प्राइमरी oocyte जो था वो रुका हुआ था मियोसिस 1 में। जब आप प्यूबर्टी पे आए तो उसने मियोसिस 1 कंप्लीट किया, सेकेंडरी oocyte बनाया। लेकिन अब सेकेंडरी oocyte भी अपने मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो मियोसिस 2 के मेटाफेज में जाके रुक चुका है। तो अब उसके मेटाफेज को कैसे करवाया जाए, कैसे उसके मियोसिस 2 को कंप्लीट करवाया जाए, मेटाफेज को कैसे एनाफेज में कन्वर्ट करवाया जाए, ताकि सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो और एक ओवा बने। तो ये खाली स्पर्म के आने पे ही कंप्लीट होगा, यानी सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 तभी कंप्लीट करेगा जब एक फर्टिलाइजेशन हो, जब स्पर्म जो है वो ओवा के साथ मीट करे, क्योंकि स्पर्म जो है वो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर लेके आता है, ताकि मेटाफेज से एनाफेज जा सके, आपका जो है वो सेकेंडरी मियोसिस एग का कंप्लीट हो पाए। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर फीमेल के उस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो पर्टिकुलर oocyte सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही मर जाएगा, उसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, तभी वो मर जाएगा, क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट होने के लिए स्पर्म का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ध्यान से सुनिए, अब एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। तो कोई आपसे पूछे कि टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल में क्या अंतर है, तो बस आप इतना बोलोगे कि जो एंट्रम था, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी टर्शियरी में, उसका साइज थोड़ा छोटा था, ग्राफियन फॉलिकल में उसका साइज बहुत बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, छोटा सा है, इसमें कोई भी थीका वीका नहीं है। सेकेंडरी फॉलिकल बना तो एक थीका आ गया होगा, राइट। टर्शियरी फॉलिकल में आपको छोटा सा एंट्रम दिख रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में ये देखो, ये एंट्रम कितना बड़ा हो गया है, और एक क्रिसेंट शेप का होता है, यानी कि चांद के शेप का, आधे चांद के शेप का होता है। और ग्राफियन फॉलिकल में अभी क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में अभी मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जो सेकेंडरी oocyte बना है वो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अभी इसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अब मेटाफेज में आके रुक चुका है। और इस मेटाफेज में रुके हुए ही सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन होता है और वो बाहर निकलता है। यहाँ पे ओवम लिखना गलत होगा, ओवम हम तब बोलेंगे जब ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इसको कहेंगे कि यहाँ से जो ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है, रप्चर होता है, तब जो चीज बाहर आता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, इट इज नॉट द ओवा, इट इज द सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म इंटर करेगा एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर लेके, तब जाके उसका मेटाफेज से एनाफेज कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगा, और उसके बाद जो है वो ओवा उसका नाम पड़ेगा, राइट। और जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल फर्दर डेवलप होके क्या बन जाता है,
ये ग्राफियन फॉलिकल फर्दर डेवलप होकर आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जिसका कलर येलो होता है। ल्यूटीन इसमें एक पिगमेंट है जिसकी वजह से हम इसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, येलो कलर का होता है, राइट। तो चलिए, द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte now forms a new membrane which is known as zona pellucida surrounding it. This is also a very important characteristic of the tertiary follicle, यानी कि tertiary follicle जिसके पास secondary oocyte बनता है। जैसे ही meiosis 1 complete हुआ है और secondary oocyte बना है, उसने अपने बाहर क्या ले आया है, जोना पेलुसिडा, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, नॉन सेलुलर लेयर होता है, राइट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइमरी फॉलिकल में खाली प्राइमरी oocyte है, ग्रेनुलोसा सेल है। सेकेंडरी फॉलिकल में जो है वो प्राइमरी oocyte है और ग्रेनुलोसा सेल और ज्यादा आगे है, साइज थोड़ा बढ़ गया है और एक थीका आ चुका है। टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना आ चुका है। अंदर जो है वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है बाय मियोसिस 1, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte आया है उसने अपने सराउंडिंग में एक नॉन सेलुलर लेयर सिक्रीट किया है, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर सिक्रीट किया है, जिसको हम जेनोपेलिसुरा बोलते हैं। और वही अगर उसमें एंट्रम का साइज और बढ़ जाए तो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये सारे फॉलिकल्स बड़े क्यों हो रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से निकल रहा है। इट इज एग्जांपल ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो ये गोनाड्स को स्टिमुलेट कर रहा है, गोनाड्स के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है बड़ा होने के लिए, क्योंकि जब तक वो बड़े होकर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेंगे तब तक एलएच उसका एलएच सर्ड से उसका जो है वो सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आ पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप कभी ओव्यूलेशन प्राइमरी फॉलिकल या सेकेंडरी या टर्शियरी में नहीं कर सकते हो, ग्राफियन में ही करना पड़ेगा। उसके लिए फॉलिकल्स को बड़ा करना पड़ेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। The secondary oocyte now forms a new membrane which is known as zona pellucida surrounding it, and the Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte. Yes, this is the right statement. यहाँ ova लिखना गलत होगा, secondary oocyte का metaphase 2 complete होगा तब जाके वो ova बनेगा after coming in contact with the anaphase promoting factor of the sperm, right? So the Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte, यही तक बस सही है, from the ovary by the process which is known as ovulation. तो ovulation में क्या बाहर निकलता है, ova या फिर secondary oocyte? Secondary oocyte. Ova will be a wrong option. Can you identify the major difference between spermatogenesis and oogenesis? Yes, we can identify. Spermatogenesis starts at puberty, oogenesis starts before the birth. And spermatogenesis ऐसा नहीं कि कहीं पे जाकर अरेस्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट होके ही होगा। और oogenesis जो है वो दो जगह रुकता है, एक बार प्रोफेज 1 में, है ना, मियोसिस 1 के, और एक बार मेटाफेज 2 में, है ना, मियोसिस 2 के पास। आपको इतना याद रखना है। तीसरा ये भी याद रखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें जो एक जो है आपका स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं और चारों का साइज बिल्कुल भी सेम रहता है, जबकि oogenesis में आपके एक oogonia से खाली क्या बनेगा, एक ही ओवा बनेगा, और वो भी जब फर्टिलाइजेशन हो, मतलब स्पर्म जब इंटर कर जाए ओवा में, फर्टिलाइजेशन के पहले पर स्पर्म के एंट्री के बाद। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आप देख सकते हो, आपको बस दिमाग में याद रखना है कि आप कहीं भी सेकेंडरी सुनोगे तो वो हैप्लॉइड होगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। मैंने आपको बोला कि आप प्राइमरी सुनोगे तो आपको हैप्लॉइड नहीं सोचना है, उसको डिप्लॉइड ही सोचना है। जैसे ही सेकेंडरी आया मतलब वो अब वो हैप्लॉइड हो चुका है। तो स्पर्मेटोगोनिया से आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाओगे, प्राइमरी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली वो माइटोसिस से ही बनेगा। लेकिन जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनना है तो सेकेंडरी हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा। उसी तरीके यहाँ देख सकते हो, oogonia से जब प्राइमरी बन रहा है तो माइटोसिस से ही बन रहा है, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी बनने के लिए मियोसिस होना जरूरी है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होना जरूरी है। यहाँ भी फर्स्ट मियोसिस, यहाँ भी फर्स्ट मियोसिस, और फर्स्ट मियोसिस में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, सेकेंड मियोसिस में, मियोसिस 2 में नहीं होता। वो तो एक जैसा मतलब माइटोसिस है वैसा ही इक्वेशनल डिवीजन है, राइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है। वो कैसे बनता है, मियोसिस 2 से, इक्वेशनल डिवीजन है सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन से। जबकि हमारा सेकेंडरी oocyte से ओवा कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ हो चुका होता, बस स्पर्म जब इंटर कर चुका होता है आपके सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte से फिर मियोसिस 2 से क्या बनता है, ओवम बनता है। ओवम तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो, जबकि ये तो फर्टिलाइजेशन हो ना हो, स्पर्मेटोजोआ तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, स्पर्मेटिड से स्पर्म जो है वो डिफरेंशिएशन से बनता है बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो, oogonia से प्राइमरी oocyte बना, ये आपको जन्म से पहले बन चुका है। देखो यहाँ फीटल लाइफ लिखा हुआ है, ये सब जन्म से पहले हो चुका है, ठीक है। अब जो है आपका जो है प्राइमरी oocyte बना, ये देखो माइटोसिस से बन रहा है, तो एक सेल से दो से चार, है ना, माइटोसिस से बन रहा है। जबकि यहाँ पे आपको क्या दिखा कि आपका ये देखो, ये जो एक सेल है ये आपका क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी से सेकेंडरी बना आफ्टर मियोसिस 1 2, और आपके जो है
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इनसे क्या बना आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक्चुअली यही मियोसिस वन है, यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये पर्पल वाला। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्पर्मेटिड मिल रहा है। देखो स्पर्मेटिड का कैसा स्ट्रक्चर है, एकदम गोल गोल, और स्पर्म का कैसा स्ट्रक्चर। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सारे साइटोप्लाज्म को लूज करना पड़ता है। खाली न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, और सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, है ना, राइट। आपको यहाँ पे देखना है कि प्राइमरी ऊसाइट से क्या बना आपका, प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बना कब, प्यूबर्टी पे। देखिए बर्थ हुआ, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी, ये 3 फेज हो गया, तब तक ये जो है ब्लू वाला। अब जैसे प्यूबर्टी आया तब जाके ये मियोसिस 1 कंप्लीट किया। और फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें तो साइटोप्लाज्म है नहीं, क्या ही फर्टिलाइज होगा ये। और जो सेकेंडरी ऊसाइट है आपका, ये क्या हुआ, ओवम में कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। और ये क्या हुआ, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में हुआ, यानी जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाके ये वाली चीज कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में, लेकिन इसमें oogenesis केस में फीटल लाइफ, है ना, बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये बहुत जरूरी है जानना, है ना, फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी बना। तो आई होप आपको ये oogenesis समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ रहे हो, oogenesis समझ रहे हो, तो आप इस चैप्टर का सबसे जो टफ पार्ट है, जो लोगों को नहीं समझ में आता, वो आप समझ रहे हो। आई होप आपको एनसीईआरटी से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद आपसे सवाल आएगा नहीं कभी, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है फिर से इस लेक्चर को एक बार और देखो, 2 बार देखने पे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी को रीड करो और फिर क्वेश्चंस जरूर बनाओ, ओके। सो लाइक द वीडियो, है ना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। और ठीक है, तो चलिए।